अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश नवाज और आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा। Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot and I'm back with yet another celebrity interview. इस इंटरव्यू को करने की मैं कोशिश बहुत महीनों से कर रहा हूँ। बीच में मैंने सोचा कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि जिस ड्रामे से रिलेटेड ये इंटरव्यू है, मुझे लगा कि इट वुड बी अनफेयर कि ड्रामा चलते हुए मैं ये इंटरव्यू करूँ। तो मैं वेट कर रहा था कि इसकी जब आखिरी एपिसोड ऑन एयर होगी तो मैं इनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। बड़े ही मल्टी टैलेंटेड किस्म के इंसान है। जब जब हमने इनको स्क्रीन पे देखा, इन्होंने हंसा हंसा के पागल कर दिया हमें। और फिर जब इनके बनाए हुए ड्रामे हमने देखे तो हम फिर रो रो कुछ थोड़ा सा इमोशनल हो गए कि यार कि ये कैसे कर लिया। आपकी मुलाकात कराता हूँ बड़े मज़े के इंसान और बड़े टैलेंटेड इंसान दानिश नवाज से। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं दानिश भाई? मैं आपके तमाम व्यूअर्स की तरफ से आपको कहना चाह रहा हूँ, यार आप तो वाकई में क्यूट हैं। मुझे लगता है टीवी पे ऐसे आ रहे हैं। क्या हंसी है, वाह वाह वाह। अरे वाह वाह वाह, दानिश भाई डाउन हो गया मैं तो नहीं इंटरव्यू क्यों? शुरू होने से पहले। नहीं नहीं, माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा रिव्यू करते हैं आप लोग और मैं बाकायदा देखता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि रिव्यू बहुत ज़रूरी है। एक जेन्युइन आपको पता लगता है कि यार आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल आप लोग तो बिल्कुल एक सच्ची बात करते हो ना। आप हैं, अम्मा हैं, तो मुझे लगता है कि यार इनसे हमें सीखना। मैंने एक्चुअली मुझे काफ़ी सीखने को मिला। मैं पहले ड्रामे तो बना रहा था, लेकिन रिव्यू देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ यार जो छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं ये भी क्यों कर रहे हैं। तो मैं बड़ा कॉन्शियस होके, आई थिंक बहुत सारे लोग जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, अब डिस्कस होता है, अब बड़ा कॉन्शियस होके काम करते हैं। यार कहाँ सीखने को तो कहीं नहीं मिला ना, हम लोग खुद से कर रहे हैं। तो आई थिंक ये रिव्यूज़ आपके बहुत बहुत ज़रूरी हैं और अच्छे हैं, होने चाहिए। थैंक यू दानिश भाई, थैंक यू वेरी मच। नहीं मुझे नहीं लग रहा है मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया नहीं, है। नहीं हाँ, इंटरव्यू आपका हमने करना मेरा है तो मैं अच्छा, आपसे सवाल शुरुआत हाँ, करता हूँ सच कह सवाल। रहा हूँ, लेकिन मैं मैं इंटरव्यू नहीं, थैंक यू, ऑनेस्टली जी मीन्स अ जी लॉट। मेरी जब अभी आपसे ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी तो मैंने कहा दानिश भाई आपको हमने हमेशा देखा है टीवी के ऊपर, आप आते हैं और बंदे को जैसे मैं कह रहा था हंसा हंसा के पागल कर देते हैं। जी जी जो भी आपके कैरेक्टर्स, जो भी रोल्स हैं, बट ड्रामे जब आपके देखें अभी तो ऑब्वियसली वी आर हियर टू डिस्कस कश्फ, बट कश्फ से जो पिछला ड्रामा था आपका खास, खास वो जी भी एक बहुत खास ड्रामा जी था जी जी और एक अगेन ऑन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और बड़े सेंसिटिव इशू के ऊपर वेरी वेल हैंडल्ड, वेरी वेल डेल्ट विद। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर तजाद है इसकी क्या वजह है कि मतलब जब आप खुद करते हैं एक्टिंग तो आप कॉमिक रोल्स प्रेफर करते हैं या प्रेफर करते हैं, या वो ऐसे कह लें कि पूछना चाहूंगा आपसे कि हाँ आपके हाँ हिस्से में आते ही वो रोल्स हैं, पर जब आप डायरेक्ट कर रहे हाँ। होते हैं तो इट्स लाइक समबडी कंप्लीटली डिफरेंट। इसकी क्या वजह है? एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं एक इमोशनल सेंसिटिव बंदा हूँ और इससे क्या होता है कि जब मैं कोई एक ऐसी चीज़ देखता हूँ कि जो कि दिल को टच करती है, जो कि थोड़ी हसास होती है, तो मैं खुद भी बड़ा सेंसिटिव हो जाता हूँ। लेकिन जब दोस्तों में गैदरिंग में मस्तियों की जहाँ तक बात होती है, जोक्स वोक्स होते हैं, तो मैं वैसे ही होता हूँ दोस्तों में। हम सभी, मेरे ख्याल से हम सब ऐसे ही होते हैं। बस ये है कि मेरा जब स्टार्ट कॉमेडी से हुआ, मैंने एक्टिंग कॉमेडी से करना, मैंने इंजीनियरिंग की है, बैचलर्स किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो जब पहला चांस मिला मुझे एक्टिंग का तो वो कॉमेडी था। फिर वो कॉमेडी की तो करते, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यार मतलब कि एक्टिंग ही कंटिन्यू करनी है या डायरेक्टर बन जाना है, ये नहीं सोचा था। मैं तो इंजीनियर था। लेकिन जब की कॉमेडी तो करते गए, लोग पसंद करते गए, हिट होते गए। फिर मैं प्रोड्यूस करने भी लग गया, कॉमेडी डायरेक्ट करने भी लग गया। जब ये बहुत सारा कर ली कॉमेडी, मतलब हो गई कॉमेडी यार, हो गई। निकल मतलब गई सिस्टम हाँ, में से। कर ली कॉमेडी यार। और मैं जो कॉमेडी करता हूँ वो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ एज इट इज, जो लिखा होता है। नादानिया का स्क्रिप्ट, अली इमरान का स्क्रिप्ट है, मैंने वो पढ़ा है। अच्छा, मैंने अपने जुमले नहीं बोले, इम्प्रोवाइज नहीं हुआ। इम्प्रोवाइज नहीं करते, बस वो बोलते हैं। हाँ, सीरियस ड्रामा है। अच्छा, ये कॉमेडी करते करते लोगों को अच्छी लगी, अरे यार तुम तो लगता है कि आपकी लाइन रही है। मैंने बोला बोलते ऐसे हैं कि जैसे हमारी हैं, लेकिन ये लिखी भी हैं सब। इसी तरह करते करते मैंने बस एक दिन मैंने बोला बस करो कॉमेडी यार, हो गई। मतलब अभी भी कर रहा हूँ, मुझे पसंद है कॉमेडी। मैंने किसी को कहा था कॉमेडी मेरी छुट्टी है, मैं एंजॉय करता हूँ कॉमेडी को। जैसे दोस्तों में आप सारा दिन ऑफिस वर्क होता है, लोड होता है, फिर दोस्तों में आप जाते हैं ना हंसी मजाक,
वो है मेरी कॉमेडी। तो पर अब ये करते करते मैंने बोला यार अब सीरियस ड्रामा डायरेक्ट करें, जो एक अंदर पैशन था सीरियस काम करने का, कि जो चीज़ हमने देखी है माशरे में, मसले मसाइल चीज़ें, तो वो बस वो थी जहन में। तो जब स्क्रिप्ट आया तो वो ऑटोमेटिक सीरियस काम करते रह गए। और ऐसा नहीं है कि मैं सेट पे बहुत ही डंडा लेके घूम रहा होता हूँ, संजीदा काम कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं होता। मैं सेट पे नॉर्मल रहता हूँ। उस सीन को, उस सीन की जो हकीकत होती है, जैसे सीन आता है ना मेरे पास, तो मैं देखता हूँ इस सीन का मकसद क्या है, ये सीन हम क्यों कर रहे हैं। तो वो मैं पढ़ के तो उसमें उस सीन की रूह बना लेता हूँ बस मैं, कि यार ये इस सीन का मकसद है। तो बस उसी तरह शूट करता हूँ जैसा वो लिखा हुआ है, तो बस वो सीरियस हो जाता है। तो बस वो इस तरह मुझे लगता है कि मैं कॉमेडी अलग कर लेता हूँ और सीरियस ड्रामा अलग डायरेक्ट कर लेता हूँ। बट जैसे आपने बताया आप तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, जी बेस्ट। तो ये इंजीनियरिंग करते करते, इंजीनियर बनते बनते एक्टर, और फिर एक्टर से डायरेक्टर, ये सफ़र कैसे आपने तय कर लिया? ये फ्लो में हो गया, कोई प्लान नहीं किया कुछ भी। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं जॉब कर रहा था एज एन इंजीनियर, एक जगह रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन इंजीनियर था मैं। और ठंडा हो रहा है ना इसी यही बस। तो तो करते करते मुझे सुल्ताना आपा ने ऑफर किया एक शो, एज होस्ट करता था पहले मैं उसको कहा कि यार तुम डायरेक्ट करोगे इसको, शो था वो। मैंने आपा डायरेक्शन किससे आती है भाई, तो कुछ नहीं है, कैमरा लेके चलना है, लोगों से इंटरव्यू लेने हैं। मैंने ठीक है, वो किया तो थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर एक ड्रामा गजनफर साहब ने ऑफर कर दिया एज एन एक्टर, सब सेटे था, फिर रूममेट हो गया। तो वो हो गया तो मुझे लगा कि अच्छा यार यही कर लेते हैं। मज़ा आने लग गया ना आपको काम में, तो वही बात है, कंफर्ट भी मिल रहा था और थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो मैंने बोला फिर चलो और इंजीनियर। ये टैलेंट जीन्स में तो भरा हुआ जीन्स ना। में तो है, लोग जानते थे, मतलब मैं खुद तो जानता था। तो फिर वही ऑफिस में कार्ड पंच करके, कई दफ़ा तो पंच वाले से दोस्ती की हुई थी, भाईजान ज़रा पंच कर देना लेट वेट का। 2 दफ़ा तो इनाम मिला है मुझे टाइम पे आने का, हालांकि वो करता था बेचारा। तो अब जब ये काम मिल गया मुझे डायरेक्शन एक्टिंग का, और तो वो करते करते मुझे फील हुआ कि यार ये तो कर ही रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा क्या है। तो फिर किसी ने बताया डायरेक्शन वो कर सकते हो तुम। मैंने आओ फिर डायरेक्शन करें, तो फिर डायरेक्शन कर दी। तो बस इस तरह करते करते डायरेक्टर बन गया। नहीं, बट आपके ड्रामे, जैसे अभी जैसे हम कश्फ की बात कर रहे हैं, तो जो हम ऑफ कैमरा भी कहते हैं हट के ड्रामा, द यूजुअल, एक तो जो आप ड्रामे कर भी रहे हैं कि वो वाले ड्रामे नहीं है कि अब फिर मेरे आजकल व्यूअर्स थोड़ा नाराज हो जाते हैं जब मैं ये बात कहता हूँ, बट जो जिनकी रेटिंग्स उस तरह से आती है कि डजुम डुजुम, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, जला देना एक दूसरे को, वैसा कुछ नहीं है। तो उसकी क्या वजह है कि ये आपकी जो पर्सनैलिटी का हिस्सा है जिससे आप ज्यादा रिलेट करते हैं, वो वाली पर्सनैलिटी है दानिश नवाज द डायरेक्टर, या वो वाली पर्सनैलिटी है जो दानिश नवाज द एक्टर जो हमें नजर आता है? आप पर्सनली आपको क्या लगता है कि आप ज्यादा किस तरह के हैं? देखिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल जो हूँ ना एक्टिंग में, एक नॉर्मल कॉमेडी करते हुए ठीक लगता है मुझे। वो भी मैं खुद नहीं करता, जो स्क्रिप्ट होता है मैं उसको परफॉर्म अच्छे से करता हूँ। तो लोगों ने एक चीज़ वो बनाई है कि यार ये कॉमेडी बहुत अच्छी छाप लग करते गई हैं, है। हाँ वो एक छाप लगाई है। मतलब मुझे लगता है कि ठीक है यार, अगर लोग ऐसे पसंद करें तो क्या बुरी बात है। और लेकिन जहाँ तक सीरियस की बात है ना, जो ड्रामे डायरेक्ट करता हूँ, तो ये भी मेरा एक साइड है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है ड्रामा, सीरियस चीज़। क्योंकि ज़िंदगी में आप उतार चढ़ाव तो देखते हैं ना, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस तो की होती हैं। तो जब स्टोरी में पढ़ता हूँ और मुझे वो अट्रैक्ट करती है खुद से कि यार ये स्टोरी मज़े की है, इसमें कहानी अच्छी है, तो मैं उसकी तरफ फिर मैं उसको डायरेक्ट करता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने यासिर भाई का भी कुछ अरसे पहले जब इंटरव्यू किया था, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात बोली थी कि मेरा काम है कहानी सुनाना। हाँ ऑफ कोर्स ये जो टेक्निकलिटीज हैं कि लाइट अच्छा कैसे आ रही है, कंटिन्यूटी के मसले मसाइल, ये इंपॉर्टेंट होते हाँ, हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है। डायरेक्टर का जो जो मेन फोकस है वो ये है कि मैं अपनी ऑडियंस को मैसेज दे क्या रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को बताना क्या चाह रहा हूँ। डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसको सारी चीज़ें ही देखनी होती हैं, परफॉर्मेंसेस भी देखनी होती हैं, और लाइटिंग भी। और ज़ाहिर है जो चीज़ बता रहे हैं तो अच्छे से बताएं ऐसा नहीं है। लेकिन जब किसी स्टोरी में मैं खुद कन्विंस होता हूँ, पढ़ के आती हैं स्क्रिप्ट आते हैं, मैं हम टीवी के लिए काम करता हूँ, तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं स्क्रिप्ट के। कश्फ से पहले 1-2 स्क्रिप्ट पढ़े थे अच्छे राइटर्स के, लेकिन मुझे लगा कि यार नहीं यार, ये तो एक नॉर्मल रूटीन कहानी है। तो जब कश्फ का वन लाइनर मैंने सुना तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, कि हालांकि एक लड़की ख्वाब देखती है सच हो जाता है।
मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे पहले भी मिलते थे, अभी भी मिल रहे हैं। कश के बाद तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बताया कि यार हम भी ख्वाब देखते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारी ताई, हमारी चाची, फलाना, वो लोग ख्वाब देखते थे, सच होते थे। मुझे लगा यार ये किसी ने टच ही नहीं की ये बात, और ख्वाब से एक हमारी एक रिश्ता है, एक उम्मीद है। हम बड़ा सीरियस लेते हैं ख्वाब को। मैंने अक्सर नोट किया है, कोई ख्वाब दिखता है तो वो फ़ौरन उठ के बताते हैं यार मैंने ख्वाब देखा, ये हो रहा था, ये हो रहा था। तो मैं कहता हूँ कि यार इसका मतलब ख्वाब की एक वैल्यू है हमारे माशरे में। तो जब ये ड्रामा मैंने सुना तो मुझे लगा यार जब एक चीज़ की इतनी वैल्यू है तो चलें इसके ऊपर ड्रामा बनाते हैं। तो वो फिर ड्रामा बनते बनते हमने ओरिजिनल कुछ लोगों की भी चीज़ों को छेड़ा कि चलो यार उस सिर्फ ख्वाब सच नहीं कर सकते, स्टोरी भी दिखानी है, तो वो साथ साथ चले। अच्छा, ये बात हमने भी शुरू में पिक की थी, पता नहीं आपने शुरू में हमारे रिव्यूज देखे या नहीं देखे। ये जो स्पेशली वो पार्ट था जब कश्फ को ख्वाब आता है, उसकी जिस हिसाब से एग्जीक्यूशन हुई थी, जी जी यू नो, एक देयर वाज जिस तरह से आपने शूट भी किया हुआ था, लाइटिंग का फर्क था, पीछे वो म्यूजिक चल रहा था, तो जब ये लिखा गया था, क्या ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था इसी तरह से कि जो उसको ख्वाब आते हैं वो भी इसी तरह से आएंगे, या उसमें आपकी इनपुट शामिल थी फाइनली जब आपने एग्जीक्यूट किया? नहीं, जब राइटर लिखते हैं ये तो उस वक्त तो ये लिखने के प्रोसेस में होता है। फिर हमारे पास क्या लवाजमात होंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो ज़ाहिर है उनको नहीं पता होता। फिर हम अपने हिसाब से उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं, शूट करते हैं। इसमें भी एग्जैक्ट यही हुआ था कि कुछ चीज़ें, मतलब जैसे राइटर ने प्लेन क्रैश का लिखा था, उसमें लिखा था कि बैग हाथ से छूट जाता है, आगे निकल, तो मैंने बैग को आग लगा दी कि मैंने बोला ये बैग में आग ही लग रही है, कि प्लेन क्रैश। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी ऐड की थी, और कोशिश यही थी कि ख्वाब और हकीकत डिफरेंट लगे दोनों, मतलब एक जैसे ना लगे। वही कि मैं जैसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे शुरू में ख्वाब जो उसको पहले दिन से नजर आ रहा था कि वो दुल्हन बनी हुई है, लेकिन जोया उसकी जगह ले लेती है, या जी चादर हटती है तो जोया आ जाती है। तो इसके पीछे जो थॉट है वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लिखा हुआ था या ये आप लोगों ने बाद में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी और कुछ चीज़ें हमने स्क्रिप्ट के इम्प्रोवाइज हिसाब से इम्प्रोवाइज करके किए, ख्वाब इम्प्रोवाइज किए कि ये किस तरह, जैसे एक वो सीढ़ी पे बैठी होती है ख्वाब, उसको उसको सोना नहीं होता कि सोऊंगी तो नींद आएगी उसको। तो वो फिर उठती है, मुंह धोती है, फिर वो अपने हाथ पे कट लगाने की कोशिश करती है, फिर वो करते करते सीढ़ियों पे आके बैठती है और वो उसको नींद का झटका लगता है तो ख्वाब में चली जाती है कि वो सब पैसों लूट रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। तो फिर वो हमने प्लान किया कि यार वो लाइट वो आहिस्ता आहिस्ता सब गायब हो गया, खाली है। फिर पूरे घर में ढूंढते ढूंढते उन्हीं सीढ़ी पे आके बैठी है ख्वाब में, वहीं से रखा है तो उसकी आंख खुली है तो नॉर्मल बैठी हुई है। तो इस तरह की एग्जीक्यूशन के थोड़ा दिखने में टेक्निकल ड्रामा इस था, तरह बहुत से, मुश्किल था, इस हिसाब से बहुत मुश्किल था। तो सबसे बड़ा चैलेंज एज अ डायरेक्टर आपने क्या फेस किया ये ड्रामा बनाते हुए? कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज। और रियली आई थॉट कि टेक्निकली इतना मुश्किल ड्रामा आप कोई और बात बोलेंगे। टेक्निकली देखिए, मैं स्क्रिप्ट हम जब पढ़ते हैं तो शॉर्ट बनते रहते हैं, सीन डेवलप होता रहता है, पता नहीं क्यों। जब कहानी पढ़ रहे होते हैं तो सीन दिमाग में आता है कि इस तरह शूट होगा, ये इस तो तरह शूट क्रिएटिव होगा। लोगों की निशानी है ना। अच्छा पता नहीं लेकिन ये कि मेरे ऐसा होता है। फिर जब ऐसे हो रहा था तो फिर ये कि हमारी जो पूरी टीम है, हम टीवी एमडी प्रोडक्शंस, उनसे फिर मैं कहता था कि हाँ भाई ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, तो हमारे सब मिल के फिर उसको एग्जीक्यूशन में मदद करते थे। बस यही सोचना होता था कि ख्वाब अलग लगे, ओरिजिनल अलग लगे। उसके अलावा कोरोना और मेरी जो पूरी कास्ट और टीम थी, उन्होंने शदीद सपोर्ट किया आखिर तक। हर मौसम में गर्मी भी आई बीच में शदीद, कोरोना भी आया, तो मतलब सबने सपोर्ट किया। वो तो हमने सबसे देखा ना, अस्मा बास साहिबा का कैरेक्टर आपको उनको ऐड ऐड करना करना पड़ा, पड़ा, हाँ, और लुबना लिखा भी आया नीचे जी कोरोना जी की वजह से। हाँ, तो लुबना आपा चूंकि थोड़ा जी, लुबना कोरोना जी। से घबरा गई थी, उनको हुआ कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो डर गई थी कि यार मैं इतनी पब्लिक में आऊंगी। तो बहुत हमने कोशिश की कि वापस आ जाएं, लुबना आपा आ जाएं, क्योंकि एक कैरेक्टर आप शुरू से लेके चलते हैं। फिर जब लुबना आपा नहीं आई तो मैं बहुत वो हो गया, एमडी प्रोडक्शंस में भी काफ़ी उनको रिक्वेस्ट की, नहीं हो सका। तो मैंने कहा फिर मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा कि यार चलो सब लोग हैं, आर्टिस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। तो फिर मैंने अस्मा आपा से रिक्वेस्ट की कि आपा मैं फंस गया हूँ भाई, मुझे आप चाहिए। आपा ने बोला यार मेरा बच्चा फंसा हुआ है, मैं आ रही हूँ तो फिर उन्होंने उसको कंटिन्यू किया और मुझे लगा कि वो अच्छा रिप्लेसमेंट था, मतलब इतना बड़ा झटका नहीं लगा। आई थिंक, पता नहीं आप बताएं, नहीं इतना कि उतना नहीं आई फील थिंक हुआ। वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि एक तो आप लोगों ने वो जो चलाया ना, वो मुझे चलाना बहुत अच्छी बात हाँ लगी, हाँ हाँ क्योंकि वो ये होता नहीं एकदम सडन अगर हो जाए तो ना,
दूसरा बिकॉज कोरोना की वजह से था, तो जनरली सब बड़े सबको कोरोना की पता था वजह ये, से हाँ। अंडरस्टैंडिंग एक मोड में गए हुए हैं। शायद इतने अंडरस्टैंडिंग हम अदरवाइज नहीं है सारे, बट कोरोना की वजह से एक हाँ ज्यादा लोगों को भी एक वो है सेंस ऑफ हाँ, कंसर्न के यार कि चलो ठीक है, उस वजह से हुआ। वो कोशिश यही थी कि यार आप लोगों को एक आखिर तक हम ये महसूस ना होने दें कि हमने कोई तकलीफें उठाई हैं या कोरोना, लेकिन ये कि फिर भी एक आया है इशू हल्का सा, और मुझे लगा कि ठीक है यार इतना आ रहा है ना, चलो चलो ठीक है। फिर पूरा प्रोजेक्ट माशाल्लाह अच्छे से गया। तो ये एक चीज़ मुझे बस एक तकलीफ दी थी। बाकी तो ड्रामा सब साथ थे, सारे एक्टर्स ने साथ दिया। हिरा ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और बड़ी मतलब बहुत बहुत कोऑपरेट किया उसने, अच्छे से काम मैं किया। जी, एक्टर्स की तरफ ही आ रहा था। आ रहे थे। जो अच्छा, आपने एक सेट ऑफ एक्टर्स चूज किया, यार क्या ही दानिश भाई जबरदस्त एक्टर्स हैं, एक से बढ़ के एक। अच्छा। कोई ऐसा एक्टर नहीं था कि जिसकी परफॉर्मेंस 19-20 का भी कोई मार्जिन किसी ने छोड़ा हो। मतलब ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस ऑल राउंड। जी मतलब आप हिरा की बात करें या जुनैद की बात करें, स्पेशली जो फिनाले में जुनैद की एक्टिंग थी, उफ उफ, तबाहियां मच गई हर जी, जी, जी। तरफ। वसीम अब्बास साहब इतने वेटरन एक्टर हैं हाँ, हाँ, हमारे, हाँ। और उनका जो रोल था। हाँ, बहुत मुश्किल था। समीना अहमद साहिबा, जी, जी। सबीना अगेन, इतने सारे जो आपने एक्टर्स को इकट्ठा किया। जी, जी। तो मुझे बता, हाजरा थी, हाजरा ऑफ ये कोर्स, सलीम मिराज, हाँ, सलीम हाँ, मिराज, हाँ। उनको कैसे भूल जी, जी, सकते हैं। जी। तो इतने सारे जो आपने एक्टर्स इकट्ठे किए, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस बताएं। जब आप कास्टिंग कर रहे थे, आपके दिमाग में ये सारे लोग थे ऑलरेडी, कैसे आपने चूज किया इन सबको? स्क्रिप्ट पढ़ते हुए जहन में आ रहे थे लोग। मतलब मैं कोशिश करता हूँ अपने ड्रामे में, वो ख़ास भी आप देख सकते हैं, इश्क तमाशा या सुन यारा या कश्फ, कास्टिंग के ऊपर मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि यार कास्ट जो है ना वो पहले ही कन्विंस कर सके कि यार ये मैं ही हूँ। क्योंकि जब आप जब व्यूअर कन्विंस हो जाता है कि हाँ यार ये यही है, तो बहुत इजी हो जाता है उसको डिलीवर करना। मतलब फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को। तो कास्ट में मैं कोशिश करता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जो चाहिए वो ही चाहिए। और या आपको यही लोग चाहिए थे जो आपको मुझे यही मिले? लोग, हाँ हाँ, मुझे यही लोग, फर्स्ट हाँ, प्रेफरेंस यही थे सारे? यही थे यही थे यही थे। बाकायदा वसीम साहब, मैं जब पढ़ रहा था मुझे लगा कि यार ये वसीम साहब से अच्छा कौन कर सकता है। और जब मैं पढ़ने लगा तो ज़ाहिर है उनके ड्रामे इतने देखे हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं वो, तो उनमें सारे उतार चढ़ाव मुझे नज़र आ रहे थे कि यार ये बाप भी लगे, बच्चे रिस्पेक्ट भी करें, डरें भी, और विलन भी है, तो अब्बा भी लगे। तो ये ना लगे कि यार ये सिर्फ एक नेगेटिव आदमी है और जो बच्चों से आस्ताना है या जिसको हक महर खाना है, ये ना लगे कि कभी बैठ के मजलूम भी लगे कभी बैठ के विलन भी लगे। तो उसमें एक बहुत ही वेरिएशन बहुत। वेरिएशन वाले एक्टर की, वर्सटाइल एक्टर की ज़रूरत थी। तो हमने फिर वसीम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की। इसी तरह सबीना, सबीना हालांकि बड़ी मासूम क्यूट सी प्यारी सी है, लेकिन मुझे लगा था कि यार ये अच्छा कर लेंगी। और दूसरी ब्लेसिंग जो मुझे मिली हिरा मानी की सूरत में। हिरा बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छी एक्टर है, वो तो आपने देख ही लिया कश में। लेकिन हिरा की बेस्ट बात ये है कि बस शूटिंग होती रहती है हमारी, सीन हो रहे हैं, काम हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, कहीं जाना आना कुछ नहीं, बस हो रही है बातचीत। और ऐसा एक्टर, लोग कहते हैं ना कि यार हम डायरेक्टर्स एक्टर हैं, मैं एक्टर्स डायरेक्टर हूँ। जब एक्टर मेरा कंफर्टेबल मुझे करवाता है ना, फिर मैं कहता हूँ आ जाए जी, सीन करेंगे। लेकिन जब मुझे लगता है कि यार मुझे ज़्यादा मतलब उसको मनाना है, समझाना है, बताना है, तो मुझे लगता है कि यार ये मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ काम। स्क्रिप्ट आपके पास है, आप मुझसे बहुत डिस्कस करें, हम बैठ के काम करते हैं। लेकिन कभी कभी वो जो होता है ना कि अच्छा जी हम क्या कर रहे हैं इसमें, मैं कहता हूँ आप बताएं क्या कर रहे हैं तो कहते हैं कि ना नहीं हम मतलब इसमें क्या हुआ है पीछे। मैंने बोला आप बताएं क्या हुआ है, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क ना, मैं अकेला क्यों बताऊँ कि पीछे क्या हुआ है। तो डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि ख़ास में मुझे सनम बलोच, अली रहमान, ज़बरदस्त लोग हैं। इश्क तमाशा में जुनैद, एमन, किंज़ा हाशमी, फैज़ान, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मज़ा आया। और कश में हिरा मानी, जुनैद, वही बात है कि आप एक फैमिली बना लेते हैं हम। फैमिली बनाने के बाद वो फिर कहते हैं कि हाँ भाई बताओ करना क्या है, तो मैं कहता हूँ यदि ये ऐसे करेंगे तो अच्छा हो जाता है काम। दानिश भाई, एज एज द डायरेक्टर ऑफ कश्फ, आपके हिसाब से कश्फ का जो सेंट्रल मैसेज था ऑडियंस के लिए, वो क्या था? अल्लाह पे भरोसा, और जो मांगना है अल्लाह से मांगना है, ये एक मैसेज था। प्लस ये कि
एक दूसरी साइड ये भी थी कि यार दुनिया फ़ानी है, एंड में तो किसी के पास कुछ भी नहीं आना, तो अच्छे-अच्छे काम कर लें। ये एक तरीके का एक छोटा-सा क्यूट सा मैसेज था हमारा। मुझे कुछ लोगों ने हमारा रिव्यू देखने के बाद, आखिरी एपिसोड का रिव्यू देखने के बाद कहा कि तुम्हें तो ड्रामा समझ नहीं आया। तो मैंने कहा चले, इससे अच्छा मौका क्या होगा, अब मैं जी, जी, जी। ड्रामे के डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ तो आपसे वो एक दो सवाल कर लूँ जो मेरे दिमाग में थे फिनाले के बाद। पहली बात तो ये कि मैं डिसएग्री बिल्कुल नहीं करता, ठीक जो है। आप लोगों ने जिस हिसाब से फिनाले दिखाया और कैरेक्टर्स की कंक्लूजन दिखाई वो सही है। एज अ व्यूवर, और मैं कोई एज अ क्रिटिक इस वक्त बात नहीं कर रहा, बट एज अ व्यूवर जो पाकिस्तानी ड्रामे जो जितने आ रहे हैं आजकल मैं सारे देख रहा हूँ। बिल्कुल सही। मैं इस फेज में हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यार कि कोई ऐसा ड्रामा हो जो कि थोड़ी हैप्पी एंडिंग भी दिखाए। बिल्कुल सही है। तो कश्फ की जो एंडिंग थी उस हिसाब से बिल्कुल ठीक थी और पावरफुल भी बहुत थी और सब कुछ बड़ा जबरदस्त था। ठीक है। बट आप लोग जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने लिखना शुरू बनाना शुरू कर दिया था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वाज दिस ऑलवेज अ थॉट कि यार इसको खत्म हमने ऐसे ही करना है, या इस एट सम पॉइंट आप लोगों की आपस में बैठ के डिस्कशन हुई थी और फिर म्यूचुअली आप सब लोगों ने कहा कि नहीं ये नहीं इस तरह कर लेते हैं? नहीं, ये वन लाइनर तो पूरा रेडी था कि कहानी जाएगी कैसे, और हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। कंक्लूजन भी डिसाइड हुई? कंक्लूजन वगैरह सब डिज़ाइन करते हैं, लेकिन बीच में जैसे स्क्रिप्ट लिखते हुए कहानी भटक जाती है कि ज़्यादा फैमिली में चली गई, बहनों में चली गई, या फूफो पे चली गई, या उधर चली गई। तो उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करते थे कि यार अच्छा ये ज़्यादा उधर ना जाए, इधर कश पे रहे, कि एक जो क्राफ्ट होता है सीरियल का, ड्रामे का, स्क्रिप्ट का, सीन का, एपिसोड का, वो ज़रा इधर उधर ना जाए। ये ज़रा एक फंसा के रखें कहानी को एक तरफ। ज़्यादा ट्रैक्स डालना लोगों को भटकाने वाली बात हो जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अच्छा उसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। तो हम एक वो रेडी रखते हैं पूरा कि एंड तक सीरियल जाएगा कैसे, क्या होगा। बीच बीच में जब सीन कुछ एक्स्ट्रा लगने लगेंगे, चलो यार उसमें है, तो वो हम कंट्रोल करते थे स्क्रिप्ट वाइज। दूसरा, मेरी पूरी टीम है, मतलब कंटेंट डिपार्टमेंट है, शहजाद जावेद बड़ा उसने काम किया, किशोर हैं हमारे राइटर, इमरान वज़ीर, और प्रोड्यूसर हिरा अनवर। तो ये हम टीवी की टीम है जिनके साथ मैं दिन रात, मेमुना सिद्दीकी हमारे हेड हैं, उनके साथ हम दिन रात डिस्कशंस के, हाँ बॉस ऐसे 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 चलते रहेंगे। तो मुझे खुशी होती है, ये लोग भी बैठ के देख रहे होते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है ड्रामे में, और फिर तो इस तरह डिस्कस करते करते हम लोग एक अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। और जहाँ तक हैप्पी एंडिंग की बात है, यार ये हैप्पी एंडिंग नहीं थी, यही तो हैप्पी एंडिंग है हमारी सबकी। जानमाज में, सजदे में मरना, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है। मैंने अपने बड़ों को यही उम्रे पे मरते हुए, मतलब दुआएं करते हुए कि यार हज के दौरान, उम्रे के दौरान अल्लाह के पास चले जाएं, या नमाज के दौरान चले जाएं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा हैप्पी एंडिंग क्या होगी, क्योंकि मौत तो है, बरहक है, सबने मरना है। तो सजदे में मरने से ज़्यादा अच्छा क्या है? आइसोलेशन में देखें अगर, तो मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, और ना भी देखें फिर भी 100% एग्री करता हूँ कि ऑब्वियसली अगर इंसान को मौत आए तो ऐसी ही आए, ये हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है। बट मैं बात कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से जब कैरेक्टर्स इवॉल्व होना शुरू हुए थे कश्फ के, तो हमें लगा कि, एंड अगेन मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा, ये इस वक्त मैं सिर्फ एक डिस्कशन कर रहा हूँ दानिश भाई के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी ऐसी इक्वेशन है कि हम बातें सिर्फ डिस्कस कर सकें, कोई आर्ग्यू नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। तो जैसे अब घर के दीगर अफराद थे, वसीम अब्बास साहब का कैरेक्टर था, ये सबीना का कैरेक्टर था, ये फुप्पो का कैरेक्टर था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार फुप्पो का कैरेक्टर आपने डाला हुआ था, एंड में फुप्पो के कैरेक्टर की कंक्लूजन क्या हुई, वो तो हमें नहीं समझ आई ना। वसीम अब्बास साहब जो थे, एक कश्फ के हमने ख्वाब से देखा था कि हाँ उसके अब्बा जो हैं वो भीख मांग रहे होंगे, तो ये हमें पता है कि मिजरी की जिंदगी ये लोग गुजारेंगे। बट मेरा ये उस वक्त सोच थी कि बुरा कश्फ ने तो नहीं किया, वो तो बेचारी मजबूर रही सारी उम्र, पहले बाप के हाथों, माँ के हाथों, फुप्पो का खर्चा दे रही है, फुप्पो का घर भी वो वही चला रही है, फिर जब उसने शादी की तो मियाँ की जो उसकी ख्वाहिशात थी उसको पूरा करने में लग गई। तो वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से 4-5 दिन की ही बेचारी गुजार पाई, जो शुरू में उसकी शादी हुई वजदान के साथ। अदरवाइज तो वो जो जिस हिसाब से वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, वो तो उसको मौका ही नहीं मिला। एंड देन ऑफ कोर्स मौत तो उसको जो आई वो बहुत अच्छे तरीके से आई, बट उसके बीच में जो जिंदगी का उसका वक्त था वो शायद वो उस हिसाब से नहीं गुजार पाई जो वो डिजर्व करती थी। हमारा तो ईमान ही यही है, जिंदगी असल में मौत के बाद शुरू होगी, ठीक है, ये तो एक बात हो गई।
दूसरी दूसरी जो बात है ना आपकी कि उसने सब कुछ ये किया, फुप्पो की बात या बाकी घर वालों की जो एंडिंग है वो तो हम दिखा चुके हैं। जब उसने आस्ताने पे बैठना छोड़ा तो इन सब के साथ क्या हो गया। ठीक है जी, दैट विल बी अ कंटिन्यूएशन नाउ। यही होगा ना कि जब उसका आस्ताना ज़रिए आमदनी ही खत्म हो गई, लड़की आस्ताने पे ही नहीं बैठ रही, तो फिर ये सब बिखर गए थे। तो वो तो मैंने भी कहा कि ग्राउंड जीरो पे ये वापस जीरो हो गए, वो पहले जैसे जुए, वो आस्ताना खुलने से पहले वाली जिंदगी हो गई ना ऑटोमेटिकली, यही हुआ। बिल्कुल वही हो गई, जिंदगी फिर खत्म, क्योंकि एक कष्ट के ऊपर से ही ये जिंदगी ऐसे शुरू हुई थी, कष्ट के साथ साथ साथ, और जैसे ही कष्ट बीच में ही जब कष्ट ने शादी के वक्त छोड़ा आस्ताना और अपने घर चली गई, तो ये सब परेशान हो गए कि वो सब बिखर गए ना, सब वो हो गए। तो इसी तरह कष्ट के मरने के बाद भी इन सबके साथ वही होगा, ये सब बिखर जाएंगे, फिर से दोबारा मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे, ये चलता रहेगा। कहाँ मरते हैं हम, क्यों कहते हैं कि यार नेक आदमी था इसलिए अल्लाह ने जल्दी बुला लिया इसलिए तो कहते हैं, बुराई कहाँ जल्दी, ये तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को चांस देते हैं कि आप जिंदा हैं, माफिया मांग लें, तौबा कर लें, बुरे काम छोड़ दें, आप जिंदा हैं, आपके पास वक्त है, मौका है। लेकिन जो लोग सुधर नहीं रहे उनके पास मौका है, सुधर जाओ, माफी मांग लो, मौत कभी भी आ सकती है। तो जो लोग जल्दी चले जाते हैं, हमने यही कहते हैं कि यार नेक आदमी था, अल्लाह ने जल्दी अपने पास बुला लिया। तो अल्लाह के पास जाना तो अच्छी बात है, लेकिन हैप्पी एंडिंग ऐसा सच नहीं दिखा सकते। इतनी लालच भरी दुनिया में हर कोई आपसे कुछ ना कुछ चाह रहा है, कोई आपसे सिंसियर नहीं है। अब जिस घर के माँ बाप ही सिंसियर नहीं है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि यार ऐसा होता है, नहीं, हैप्पी एंडिंग फॉर कश्फ एंड वजदान आई एम सेइंग, मैं सबके लिए हैप्पी एंडिंग नहीं कह रहा हूं। ऑब्वियसली जिन लोगों ने, इन लोगों ने तो इतना बुरा किया, इनके साथ तो बुरा अंजाम ही होना था। फॉर मी, और मुझे लगता है कि लोग भी एग्री करेंगे कि कश्फ की ये हैप्पी एंडिंग थी। वो तो कर दिया एग्री उन्होंने आपसे पहले ही। वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जब हमने रिव्यू किया था अपने फाइनल एपिसोड का, तो तभी सबने ये बात बोल दी थी कि कौन ये कहता है कि कश्फ को हैप्पी एंडिंग नहीं मिली। दिस इज व्हाट शी वांटेड। वो जो जिंदगी में जो मुश्किलात वो देख रही थी, जो चैलेंजेस वो देख रही थी, उस सबसे तो उसको छुटकारा मिल गया। तो अब वो जहाँ कहीं पे भी होगी, वो जो उसके बर्डन था उसके ऊपर, वो बर्डन तो हट गया ना सारा उसके ऊपर। बिल्कुल। और आप देखें ना, मैंने उसकी कोशिश की कि उसको प्लान भी किया जाए कि उधर उसकी शादी हुई, तो उसको जब ख्वाब आने लगे तो उसने रात कुरान शरीफ पढ़ा, फिर सुबह उठ के उसने इत्र लगाया, खुशबू, आब जमजम उसके पास कहीं से आ गया, वो उसने पिया। एक शॉट और था हमारा जिसमें वो कुछ उनको अपनी जेवर और ज्वेलरी और चीज़ें देती है, दान कर देती है सदका दे देती है। तो वो एक शॉट था, वो हमने नहीं किया, लेकिन ये कि वो एक था उसका पूरा। इसी तरह वजदान का जो एक्चुअल था ना, कि वो धमाल पा रहा है, जो आप लोग ख्वाब देख रहे थे, तो मैंने कहा यार धमाल क्यों पा रहा है ये, इसको मैं एक्चुअली करता हूँ। फिर वहां से मैंने इसको, जब डिवोर्स हुई, तो जब ये बैकवर्ड चलते हैं तो उसको सर लगता है, वो बड़ा जबरदस्त है, ब्यूटीफुली शॉट। थैंक यू। जो रिवर्स में दोनों गए हैं और उसको जो सर लगा उसका, वो जब सीन मेरे पास आया तो मैं यही सोचा था कि यार ये कश्फ और वजदान अलग हो रहे हैं यार, जिनके ऊपर मतलब जिनका इतना शिद्दत से प्यार है, तो ये जब अलग हों तो लगे कि अलग हुए हैं ये। तो ये एक सीन ऐसा ना हो कि वो बस 3 जुमले बोले और घर चला जाए, वो ऐसा लगे कि यार ये अलग हुए। तो इसलिए वो मैंने सोचा, फिर उसको धमाल तक ले जाना था, तो मैंने उसका सर लगाया गेट पे, और वो ब्लर हो जाता है, हमारे सेंसर पॉलिसी है, अच्छी बात है। तो वो उसको सर पे चोट लगी, ऑलरेडी चोट थी उसके सर पे, वो लगी, फिर वो जब चलता जा रहा उसको ब्लड, अब वो अपने होश में नहीं रहा। मैंने वहां से अच्छा, ये एक सेकंड में रोकूंगा आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। मुझे ऐसा लगा, एंड करेक्ट मी नाउ इफ आई एम रॉन्ग, और शायद मुझे लगा कि ज्यादातर लोगों को भी ये लगा कि वजदान को जो ट्रॉमा हुआ कष्ट से अलग का, इस वजह से उसको जो मेंटल इशू जो भी है हेल्थ का, यही है। बट आप कह रहे हैं जो उसको चोट लगी इस वजह से भी नहीं, एक्चुअली तो उसको ट्रॉमा हुआ ना उसको छोड़ने का। लेकिन जब एक ये भी हमने दिखाया कि यार ये भी एक चोट भी लगी उसको, देखे, एक तो दिमागी उसको शॉक लगा, दूसरा एक चोट के ऊपर चोट भी लग गई। बट वो इतनी बड़ी चोट नहीं थी कि उसका, वो बस सर लगा उसका, वो बिल्कुल ही वो उसका दिमाग माउफ हो गया कहते हैं ना, तो वो इस तरह अजीब हो गया, वो शॉक लगा उसको। वहां कश्फ को शॉक लगा, वो खामोश हो गई बिल्कुल कि यार ये तो ये इन दोनों को इस तरह, फिर
अब वो अपने आप से बातें करने लगा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, बट वो चोट की वजह से तो नहीं था ना? नहीं वो तो प्राइमरीली चोट, एक्चुअली हाँ हाँ वो तो ट्रॉमा की वजह से था। ट्रॉमा की वजह से था, लेकिन एक चोट भी थी उसके सर की कि जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही आउट क्योंकि हो मैं गया। ये नहीं कहूंगा कि ये इतनी बड़ी चोट थी कि जिसकी वजह से नहीं उसका नहीं वो इतनी नहीं थी, लेकिन ये कि मेंटली इस हद अनस्टेबल तक जाने के लिए मैंने बोला एक चीज थोड़ा सा होनी चाहिए कि यार ये कि चोट का इम्पैक्ट भी हो। एक इम्पैक्ट भी है, ये भी है, वो कष्ट से बिछड़ने का भी है, तो उसकी तो जिंदगी हो गई ना, क्यों लैला मजनू के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो लोग भी तो ये एक जहन में था। फिर उसके बाद कष्ट के मरते वक्त वो बिल्कुल ही अलग मज़ार पे चला गया, ये दो अलग जनाजे थे। हाँ एक से ओ भाई मैं ये क्लैरिटी देना चाहूंगा जी जी क्योंकि जी जब हमारा ये खत्म हुआ रिव्यू तो मुझे दानिश भाई की कॉल भी आई, उन्होंने कहा यार दो अलग जनाजे थे। जी ये जी हमारे से भी मैंने एरर नहीं हुआ, मैंने मुझे था कि यार कंफ्यूजन थी, तो प्लीज अब आप एड्रेस करें उसको। ये एक्चुअली जब ये बिल्कुल मलंग हो गया, मस्त हो गया, तो ये तो चला गया अपनी जगह पर, कश्फ अपनी जगह पर, वो भी बिल्कुल ही उसको पता लग गया था, ख्वाब देख लिया था उसने कि मैं नहीं रहूंगी। तो जब वो गई है, लेकिन एक कनेक्शन, दिल का कनेक्शन, प्यार का कनेक्शन तो था ना इन लोगों का। एक होता है ना कि जब आपके किसी बहुत ही अजीज को कुछ हो तो आपको कुछ फील होता है, यही एक फील दिखाने के लिए कि वो अपनी एक जगह पर है। अब आपने देखा होगा जैसे ही वहाँ पे उसकी कश्फ की डेथ होती है तो यहाँ पे इसके आंसू निकल आते हैं, नॉर्मल खाते खाते एकदम उसको एक आंसू। और आप, मैं आई एम श्योर कि बहुत सारे जो मेरी एक उस वक्त जहन में था ये करवाते हुए कि यार ये जो देख रहा है ना वो भी फील करेगा कि यार ये उसको भी लगेगा, जो कश्फ को शुरू से देखता हुआ आ रहा है सबको उसको भी लगा फील है। होगा कि यार ये, तो जब देखने वाले सबको लगा तो वजदान को कैसे नहीं लगेगा जो इससे इतना इश्क करता था। तो वो वहां उसको फील हुआ। तो एक नॉर्मल जनाजा जा रहा था, इत्तेफाक से वो भी गुजर रहा था वहां से, और कश्फ का जनाजा वहां से जा रहा था। तो वो नॉर्मल जनाजे को कंधा दिया उसने, लेकिन रूहानी तौर पे उसने कश्फ के जनाजे को भी अटेंड कर लिया। कभी कभी हम जब कब्रिस्तान जाते हैं, जब अब किसी अपने की कब्र नहीं मिलती तो आप किसी भी कब्र पे खड़े होकर फाते पढ़ लेते हैं तो उस तक भी पहुंच जाता है। तो बस यही एक था कि एक कनेक्शन है, एक रूहानी कनेक्शन है कि जब किसी और को दर्द होता है, कुछ तकलीफ होती है, तो उसका एहसास आपको भी होता है। किसी अपने को दर्द होता है तो आप नहीं, आप फील कर लेते हैं अपने बच्चे का दर्द कि यार इसको हाँ इतनी चोट बिल्कुल लगी, आपको रोना आ जाता है। बिल्कुल हालांकि वो दर्द आपको तो नहीं हुआ ना, दर्द तो उसी को हो रहा है, लेकिन बिल्कुल। आप उससे कनेक्ट इतना है कि आपके इमोशनली आंसू आप इतने इमोशनली, कनेक्टेड हैं कि आपको फिजिकली भी लगता है कि आपको हाँ, दर्द तो हो वो बहुत एक तकलीफ होती है एकदम। आपको बताते बताते मेरे बच्चे याद आ गए अपने। रहा है। दानिश अम्मा का मैं था, अम्मा यार, अम्मा मोमिन की अम्मी, अम्मा जो हमारी सबकी अम्मा है यार, रोया तो ना करें यार, मुझे इतना दुख हुआ जब वो कश्फ रिव्यू करते हुए रो रही थी। नहीं करें प्लीज। अम्मा बड़ी प्यारी है अम्मा बहुत प्यारी है, थैंक यू अम्मा, आप मुझे दिल भेजती है ना, मैं आपको बड़ा सा दिल भेजा। लव यू अम्मा। मैं भी अम्मा को भेज दूं चुम्मियां, इससे पहले शुक्र। अम्मा ने दानिश पुत्र ने भेजी है ना, मनु तू नहीं मनु भेजी है। अरे अम्मा बहुत स्वीट है, और बहुत आप लोग भी, मैंने शुरू में भी कहा कि यार रिव्यू से हमें हमें पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, और बड़ी जरूरी बात है यार, ये कौन बताएगा। यूट्यूब पे जो कमेंट्स आते हैं उससे तो बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, लेकिन वही बात कुछ कहने लगे थे और आप फंसने लगे थे दानिश भाई। मैंने कहा था कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर तुम्हें इसमें खुशी मिलती है तो दो कमेंट, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि एक यही एक रीजन था दो अलग जनाजे दिखाने का, कि ये फील किया जाए कि यार वो उसने छोड़ा नहीं है आखिर तक, वो उसके साथ है। और वजदान की ये कंडीशन हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वजदान की एंडिंग जो है वो बुरी हुई है, वो भी किसी और दुनिया में चला गया है जहनी तौर पर। अब वो नज़र ऐसे आ रहा है, ठीक है, कई दफ़ा ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो लोग आपको नज़र ऐसे ही आते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया होता है, बहुत बहुत कुछ होता है उनके पास, नज़र नहीं आते, और एक आम आंख उसको नहीं देख सकती। तो वो वही बात है ना कि ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, हो सकता है वो सिर्फ खोखली हो, लेकिन जो अंदरूनी चीज़ अट्रैक्ट करती है उसका मज़ा अलग है। अच्छा दानिश भाई मुझे ये बताएं, जब आपके एपिसोड्स चल रहे होते हैं ड्रामे के, आप हर एपिसोड को देखते हैं हर हफ्ते? कई दफ़ा देखता हूँ, एक दफ़ा थोड़ी देखते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं। नहीं फाइनल प्रोडक्ट की मैं बात करूं, जब फाइनली ऑन एयर हो रहा होता है, ऑन एयर देखते हैं, जब डेफिनेटली ऑन एयर आप देख रहे होते हैं 100% देखते तो क्या कश्फ देखते हुए आपने क्या अपनी सेल्फ असेसमेंट की? किसी पॉइंट पे आपको लगा कि यार ये तो बड़ा भंड हो गया, ये नहीं होना चाहिए था,
एज सच वैसे कुछ हमने पकड़ा नहीं भंड आपका, बट एज अ डायरेक्टर योर सेल्फ टेक्निकली कोई चीज़ या कोई उसका कोई की मोमेंट जो आपको लगे यार मैं इसको किसी और तरह से शूट कर लेता, या यू आर वेरी हैप्पी विद द एंड प्रोडक्ट? नहीं, वो जब कभी कभी ऐसा होता था ना कुछ एपिसोड्स में, जैसे कुछ एपिसोड रिपीट हो जाते थे, कहानी आगे नहीं बढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि यार ये थोड़ा सा हमें और काम करना चाहिए था कि कहानी रोज आगे बढ़नी चाहिए। एक पॉइंट आया था इस पे, जब कहानी शिफ्ट हो गई थी फुफ्फो की जिंदगी के ऊपर ज्यादा एंड इरम की जिंदगी के ऊपर। मैंने कहा ना, वहीं वो चीज़ें फिर थोड़ी सी फिर हमने कम करवाई कि यार ये थोड़ी सी ज़्यादा हो रही हैं। ये हो गया था हाँ, कि कहानी कुछ थोड़ी सी रुक गई थी, कि वो आस्ताने दो दफ़ा उसका चक्कर लग गया आस्ताने का, और वो कहानी एक जगह रुक गई थी, लग रहा था कि अच्छा यही है। तो वहाँ मुझे थोड़ा फील हुआ। वही बात है, सीखने वाली बात है कि सीख के, और मैं अब कोशिश ही करूँगा कि अपने चैनल पे भी जगह पे बोलूँ कि यार 15 से ज़्यादा किस्तें ना बनाएं यार। ओ खैर हो जाए ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 15 किस्तें कहाँ से दानिश भाई, ये तो हो ही ना जाए 15 किस्तें, क्या क्यों लगता नहीं है? यार? हाँ, नहीं नहीं दानिश भाई, 22-26 बहुत नहीं है? आधा ड्रामा कराने लगे आप, ये तो हो ही ना जाए। शॉर्ट एंड स्वीट हो जाएगा ना। लगता है अब तो वैसे आज आपको? देखें ना, आजकल जो सीरीज आती हैं आपकी, सीजन 1 इतना ही आता है, 7 से 10 किस्तों के आते हैं, फिर सीजन 2 आता है 2-3 साल बाद। व्हाई नॉट? ये मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि मैं तो बड़े अरसे से शोर मचा रहा हूँ कि वो लिखा हुआ अगर 22 का होता है तो 32 पे जाके खत्म होता है। पीटीवी में क्या होता था, ये 13 एपिसोड के सीरीज आज तक आपको याद है? आप उसको डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि यार क्या ड्रामे थे वो। तो आपको एज ए डायरेक्टर लगता है कि आइडियल लेंथ जो है 17-18? हाँ, इतना होना चाहिए छोटा ड्रामा, क्योंकि अब वो पेशेंस लेवल भी लोगों का बहुत कम है। अब बैठ के 6-6 महीने तक ड्रामा देखते रहें, फिर उसमें क्या होता है कि ना, वो फिर मसाले डालने शुरू हो जाते हैं कि चलो यार अब कहानी लंबी करनी है तो बट आपको शॉर्ट एंड लगता है स्वीट कि हो। ये पॉसिबिलिटी है ऐसा? व्हाई नॉट? पहले भी तो होता था, क्यों नहीं? अब कहते हैं ना कि वो चैनल के खर्चे ज्यादा हो गए अब। आमदनी कभी भी कम नहीं होती, खर्चा ही ज्यादा होता है, तो कोशिश करेंगे खर्चे बचा लें। जाहिर है, जब शूटिंग टाइम ही हर चीज छोटी हो जाएगी तो खर्चा खुद ब खुद कम हो जाएगा ना, नहीं? नहीं नहीं, मैं तो अग्री करता हूँ आप कदम बढ़ाए दानिश भाई, हम आपके साथ हैं। नहीं नहीं, ये बड़ी एक आइडियल सिचुएशन होगी। मुझे लगता है कि 13 से 15 होनी चाहिए एपिसोड्स, बहुत ज़्यादा होती हैं 26। जब भी हमारे ज़्यादातर डायरेक्टर्स फिल्म की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको 800-800 सीन करने पड़ते हैं, सीरियल में 1000 सीन होते हैं, और फिल्म में 100-150 सीन होके कहते हैं ओके बाय बाय। एज अ डायरेक्टर दानिश भाई, हम एक्टर से तो बड़ी ये बात करते हैं, और एक्टर्स कहते हैं यार कि कभी कभी हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो हमें स्क्रिप्ट मिलते हैं हमें वही करना पड़ता है, और अक्सर औकात वो कहते हैं कि सिमिलर रोल्स होते हैं। चार एक्टर्स की बात हो रही है, हाँ। एक्टर्स की मैं बात करूँ, एज अ डायरेक्टर आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आता है? आपको क्या लगता है कि क्रिएटिविटी लिमिटेड होती जा रही है हमारे राइटर्स की भी, चैनल्स की तरफ से भी, जो जिस तरह का कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं? रेटिंग्स की बड़ी आजकल बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि यार ऑडियंस रेटिंग्स देती ही उन चीज़ों की है जिसमें बहुत रोना धोना हो या औरत को बहुत बेचारा दिखाया गया हो। आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे लगता है कि डिफरेंट चीज़ों को अटेम्प्ट करना चाहिए, और ये अटेम्प्ट हो सकती हैं। हमारे यहाँ लोग कोशिश ये करते हैं कि अच्छा लाओ, अच्छा ठीक है, अच्छा करते हैं। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास जो स्क्रिप्ट आते हैं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट और मैं सेलेक्ट करता हूँ स्क्रिप्ट, और इसमें मुझे टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने मतलब ज़्यादा 1 साल में 1 सीरियल कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं हो रहा कि यार मेरे पास ऑप्शन आते हैं, एक सीरियल देते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और, फिर और निकलते हैं स्क्रिप्ट। तो अच्छा, फिर कुछ स्क्रिप्ट की वन लाइनर वगैरह बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वो आगे चल के फिर फिसलने लगता है ड्रामा, तो फिर हम कंटेंट टीम जुड़ जाती है। एमडी की एक अलग कंटेंट टीम है, सायरा गुलाम नबी हैं, नज़ा है, रेहाना है। फिर हम टीवी की कंटेंट टीम है पूरी, जिसमें शहजाद जावेद हैं, किशोर है, हिरा हैं, मतलब हिरा प्रोड्यूसर हैं, लेकिन कंटेंट जब उनके पास प्रोजेक्ट होता है तो फिर मैं फिर कहता हूँ आ जाओ। और कभी कभी ऐसा भी होता है हसन कि आप किसी एक को इतना पका देते हैं, वो कहता है दानिश भाई बस, फिर मैं कहता हूँ अच्छा चलो एक दरवाज़ा है, फिर मैं भाभी के पास चले जाता हूँ, टक टक भाभी सुने, फिर मैं उनको बताता हूँ, फिर कहती हैं अच्छा बैठो, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह हम कहानी डेवलप करते हैं। लेकिन जैसे ख़ास मैंने स्क्रिप्ट किया, वो सरवत नज़ीर का था, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था, उसको करने में बड़ा मज़ा आया, और बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक था, और मुझे इतने लोग मिले, मतलब बहुत मज़े की बात है कि एक साहब मुझे मिले, अरे दानिश भाई क्या हाल है, हम आपके बड़े फ़ैन हैं, आपका नादानियाँ देखते हैं, आप कह देते हैं। तो उनकी बेगम गाड़ी में बैठी थी,
दानिश भाई मैं जी, कह रही है मैं खास की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं खास क्या है? उनके हस्बैंड कह रहे हैं खास क्या है? कह रही नहीं आपको नहीं पता। मैंने भाभी अच्छा लग रहा है? कह रही हाँ बहुत अच्छा है, ये वैसे ही है। मैंने बोला आप वैसे ही हैं? कह रहा भाई क्या है खास? तो कुछ लोगों ने बोला कि जी हमारी बेगम बिठा के दिखाती है खास, बैठे ये देखें आप। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार अगर एक ड्रामे के थ्रू लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक था वो कि आप शादी करके कंट्रोल क्यों करना चाह रहे हैं? आपने एक इंडिविजुअल से शादी की है यार, उसको अपनी उसको जिंदगी, जीने दें जिंदगी अपनी अपनी। जिंदगी आप अपनी, हाँ अगर आपको लग रहा है कि यार इसको ऐसा नहीं होना चाहिए तो यार आप ऑप्शन चेंज कर लें, वो ऑप्शन चेंज कर लें। शादी क्यों करनी फिर? हाँ नहीं शादी करें आप उनके साथ कर लें उन्हीं जो, के साथ ही क्यों करनी है? हाँ उनको तो, बदले मत शादी। हाँ पहले शादी करनी है फिर बदलना है, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ख़ास में एक बहुत अच्छा टॉपिक था ये, कि लोगों को काफ़ी कन्विंस किया समझाने के लिए हाँ यार इनकी एक अपनी ज़िंदगी है, ज़रूरी नहीं कि वो कपड़े तुम्हारी पसंद के पहने हैं, वो हील्स तुम्हारे पसंद की हों या वो, तो ये चीज़ें ना हो ना, उनकी एक अपनी ज़िंदगी है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे भी उस पर अप्रिशिएट किया कि यार ये एक अच्छा टॉपिक था। अच्छा, अब ये कॉन्वर्सेशन हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ये लंबा करके सवाल नहीं आपसे पूछता। पर जैसे आप भी बात करें खास की और फिर कश्फ की, ये बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के ड्रामे विद वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग ऑल्सो। आपको लगता है कि ड्रामों को इस्तेमाल किया जा सकता है ऑडियंसेस को एजुकेट करने में और उनको उन चीज़ों के बारे में अवेयर करने के लिए जो जिनकी अवेयरनेस की शायद ज़रूरत है, या नहीं करना चाहिए? आप तो कर रहे हैं खैर, और बड़े अच्छे तरीके के साथ कर रहे हैं, लेकिन आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और किसके लिए यार? एंटरटेनमेंट के लिए लोग कहते हैं यार नहीं एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, खाली ड्रामों को ड्रामे की हद तक रखना चाहिए, ड्रामों को ड्रामे की हद तक देखना चाहिए। जो आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर, जैसे ही आपने चैनल चेंज किया या टीवी बंद किया, आप उस दुनिया से बाहर आ जाएं, उसका इम्पैक्ट ना लें अपने ऊपर, उसका इन्फ्लुएंस, उसको इन्फ्लुएंस ना होने दें। मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप कोई भी कैरेक्टर देख रहे होते हैं टीवी के ऊपर और फिर बड़ा पैशनेटली देख रहे होते हैं, तो उसका और उस कैरेक्टर के एक्शंस का इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है आपके ऊपर। हमारे लोग बड़ा प्यार करते हैं हमारे ड्रामों से, हमारे एक्टर्स से, बड़े कनेक्ट हैं। और ये मुझे कष्ट से नहीं पता लग रहा या सुन या रहा या अपने ड्रामों से, ये मुझे अब्बू के ड्रामों से पता लगता है। और आज भी मैं पाकिस्तान में या कहीं बाहर कहीं जाता हूँ, मुझे एक अब्बू का दोस्त मिलता है, अब्बू का जानने वाला मिलता है, या अब्बू का फ़ैन मिलता है, या अब्बू को उस वक्त से जानता है, वो इतना मुझे प्यार करता है, आपके अब्बा के ड्रामे हम देखते थे, आपके अब्बा ये आए इधर उधर, तो मैं कहता हूँ यार ये तो इससे हमारी फैमिली बनाई हुआ है हमें, और हम इसको दिखा रहे हैं कि विलन चीज़ें बुरी, ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं? क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट क्या है हसन, हमारे पास क्या एंटरटेनमेंट? हम खाना खा सकते हैं बाहर जाके, ड्रामा देख सकते हैं, फिल्म हमारे पास कोई ऐसी है नहीं जो देखें बैठ के। तो जब एंटरटेन होने के लिए कुछ नहीं है तो ड्रामा देखते हैं, और फिर हमारे लोग इतने मासूम प्यारे हैं कि वो इनको वैसे ही समझते हैं जैसे ये टीवी पे आते हैं। तो वो जब अच्छी बात करते हैं तो उनको खुशी होती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब अच्छा अच्छा दिखे, हाँ हम नेगेटिव साइड भी दिखाते ही हैं ना। कश्फ में भी हमने दिखाया कि भाई अब्बा ऐसे हैं और पूरी दुनिया ऐसी है, आप एक अच्छे मैसेज के साथ। तो ऐसा नहीं है कि लोग वो बनना चाह रहे हैं, लोग बनना तो फिर कश्फ चाह रहे हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। तो आई थिंक अच्छाई के साथ बुराई दिखाएं, लेकिन एक बेसिक जो थीम है ड्रामे की लाइन जो है वो अच्छी रखें, कोशिश करें। हाँ, बट वो आपको भी क्रेडिट है ना कि आपने नेगेटिव को फिर थ्रू आउट बुरा ही दिखाया, ऐसा नहीं दिखाया किसी पॉइंट पे कि वो उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है उस कैरेक्टर को कि उसकी तरह बनना चाहें। तो वो दैट इज वे, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि आप नेगेटिव कैरेक्टर दिखाना छोड़ दें, बट नेगेटिव कैरेक्टर्स की एग्जीक्यूशन इस हिसाब से होनी चाहिए कि देखने वाला फौरन ये रजिस्टर करे यार कि ओए नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बनना, ऐसा नहीं बनना। अब और वो आपने बड़े जबरदस्त तरीके से ऑब्वियसली अचीव। जोया का जो लास्ट सीन था वो शुरू में बड़ा नॉर्मल बेसिक सीन था कि तुम कौन, कश्फ कहाँ है, कह रहे हमारा निकाह हुआ है, तो कहते हैं कि नहीं पागल हो गई हो, और वजदान चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि यार ये तो पहली किस्तिस के पीछे पागल है, इसको तो अच्छे से सुनाओ जरा बातें कि तुम क्या कर रही हो ये भाई। तो फिर हमने फिर उसको इस तरह किया कि उसको अच्छे से सुना के फिर घर से निकलता है वो, कि ताकि उसकी ज़िंदगी भी हिले, वरना तो चला गया ठीक है, वो बुरा है वो चला गया छोड़ के, बात ही नहीं की। उसने उसको अच्छे से बताया कि मैं कश्फ का था, कश्फ का ही हूँ।
और कश्फ का रहूंगा। कश्फ का रहूंगा, कागजों में साइन करने से थोड़ी मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। तो चला जाता उसको छोड़ के। तो वही बात है ना कि आपको बुरा दिखाना पड़ेगा कि भाई ये बुरा है, ये अच्छा है। तो वो अच्छाई, जब बुराई उतनी स्ट्रांग दिखाएंगे तो अच्छाई खुद ब खुद निकल के आएगी। लेकिन ड्रामा मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ लेसन भी होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा टीवी पे आ रहा है, आपके घर में चल रहा है, ठीक है जी। तो घर में चल रहा है तो कोई भी देख सकता है। और हमारी जो, हमने बचपन से जो ड्रामा देखा है, पीटीवी पे देखा है या ड्रामे देखे हैं, उसमें लेसन के साथ ही देखा है ना। मुश्किल टॉपिक्स थे, लेकिन एक सबक के साथ थे, एक लेसन के साथ थे। कभी भी ये नहीं कोई कहता कि यार मैं विलन बनूंगा। शायद फिल्मों में भी ऐसा ही होता है। अभी कौन सा ड्रामा ऐसा है जिसको आप देख के कहते हैं मैं विलन बनूंगा? छोड़े, ये बाद में फिर कहीं और निकल जाएगी। एनीवे, अच्छा, लास्टली आपका आजकल एक और ड्रामे का शूट चल रहा है, जी जी, जो कि प्री कोविड टाइम से चलना शुरू प्लान हुआ था। था और इस रमजान में आना था 2020 में। अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं हो पाया, नहीं आ पाया। तो उसके बारे में अभी आप रिवील करना चाहेंगे कुछ, या अभी भी अंडर रैप्स रखना चाहेंगे? नहीं तस्वीरें तो निकल आई हैं तस्वीरें निकल आई हैं उसकी। और साइमा अकरम चौधरी का लिखा हुआ है, जिन्होंने सुनो चंदा लिखा था, और उनका ही लिखा हुआ है। कॉमेडी प्ले, कॉमेडी लाइट मूड ड्रामा है। उसमें दो फैमिलीज के आपस में जो इश्यूज हैं वही हैं। इसमें एक सराइकी फैमिली दिखाई है, एक पंजाबी फैमिली दिखाई है। तो आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। कास्ट का बता दें। कास्ट बता दूं मैं आपको। कास्ट में उसमें उस्मान खालिद भट्ट हैं, आयजा खान है, अरसलान सीबी आप जानते होंगे, हाँ। और मानी भी है इसमें। अच्छा, मानी भी है, वाह। मानी है। और एमन सलीम है, इसके साथ अली सफीना है, मीरा सेठी। अच्छा, जबरदस्त। मीरा है उसमें, और अस्मा अब्बास हैं, फरहान अली आगा हैं, तारा महमूद हैं, हिरा सुमरो है, हिरा सुमरो। मजे का लग रहा है जी, हाँ, बहुत मजे का है। सुनो चंदा से थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है क्या कास्ट के एतबार से 2-3 कैरेक्टर तो आपने ले लिए। हाँ, राइटर भी सुनो चंदा वाले, राइटर सुनो चंदे वाला है। तो क्या मतलब सीक्वल तो नहीं है सुनो चंदा? नहीं, सीक्वल तो नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। और कोशिश तो यही थी कि हम बिल्कुल ही अलग कास्ट लाएं, लेकिन ये कि ऐसा भी क्या शक्ति दिखानी। मुझे ये कहा था कि यार बिल्कुल डिफरेंट। मैंने बोला यार ऐसी भी क्या शक्ति, ठीक है, ड्रामे में आ तो रहे हैं लोग। तो वो थोड़ी बहुत वही कास्ट है, लेकिन ये कि ड्रामा वैसा नहीं है, डिफरेंट ड्रामा लिखा तो कब सेट पे कब बुला रहे हैं आप जब दिल चाहे आ जाएं, बताएं। आएंगे? ये सेट तो कवर करने वाला बनता है मेरे ख्याल में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट अब इसकी जो प्रोग्रामिंग ये रमजान 2021 में ही चलेगा, या उससे पहले आपको लगता है कि आएगा? नहीं, रमजान भी चलाएंगे, चलेगा रमजान सीरियल। हाँ, इट्स अ रमजान सीरियल। बट तो फिर आपने काफी टाइम पहले शुरू कर दिया। वो इसलिए किया कि ये बड़े ना हो जाए ना। कोई बड़ा हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, तो ये चीजें ना हो जाए। इसलिए हमने बोला कि यार इसको साथ साथ शुरू कर। और एनर्जी वही थी ना हमारे पास, सबके पास। यार ये नहीं बताना चाहिए, ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं ठीक है, अब तो बता दें। अब तो बता पता लगा मैं सीन बाय सीन बताना शुरू करूँ। अच्छा, तो नहीं, अच्छा नहीं, बस इससे ज्यादा मैं पूछूंगा भी नहीं आपसे। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, बहुत मजा आया गप लगा के। विश यू ऑल द बेस्ट आने वाले सारे ड्रामों के लिए। जो आपने ड्रामे बनाए हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, जो आपने एक्टिंग की है वो भी आपने बहुत हमें एंटरटेन किया और खुशियाँ बिखेरी हैं आपने। अल्लाह करे आप ऐसे ही कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं और हमें खुश करते रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके रिव्यूज़ देखते हैं, अच्छा लगता है। इसी तरह रिव्यू, जेन्युइन रिव्यूज़ करते हैं, वैसे ही होते, सही असली वाले ही होते हैं। मैं देखता हूँ तो जेन्युइन आप क्लास भी ले लेते हैं हमारी कभी कभी, तो अच्छा लगता है। आपने कौन सा कभी पैसे भेजे हैं हमें? नहीं, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। जेन्युइन ही होते हैं हमेशा। हाँ यार, ये पैसे तो नहीं भेजे कभी भी। नहीं ना, ऑन कैमरा शुक्र है आपने बोल दिया। क्योंकि कश्फ की तो हमने काफी तारीफें की हैं। हाँ, कश्फ की है तारीफें यार। हाँ, हमने मेहनत भी बड़ी की कश्फ की है आपने, बिल्कुल। धूप गर्मी। एक दफा तो हिरा हम प्रमोशन शूट कर रहे थे, सुबह 9 बजे से शूट करते करते अगले दिन 7 बज गए सुबह के। तो मैंने कहा हिरा, इतनी मेहनत तो ईएनजी के लड़के नहीं करते जिस दिन तुम। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। जुनैद की भी मैं बात कहूंगा यार। जुनैद, उफ, कौन है यार ये जुनैद? इतना जबरदस्त इंसान है। ट्रू, बहुत डाउन टू अर्थ और बड़ा हम्बल। इतना अच्छा, क्या एक्टिंग की है उसने, देखें, पागल बन के, जबरदस्त, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने। और मैंने कहा यार ये दिखना भी चाहिए थोड़ा सा पागल ना, मतलब ये ना हो कि सिर्फ ऐसा। तो फिर हमने उसके होंठ छोट मोटे किए थोड़ा सा, उसको शेरवानी में पैदल चला। यार मुझे तो सारा, मैं फ्लैशबैक में चला गया, मुझे याद आ गया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया शूटिंग करते हुए। सारे एक्टर्स बड़े कोऑपरेटिव और अच्छे लोग, तो कोई इश्यूज़ नहीं होते थे हमारे साइड पे, पता नहीं क्यों।
क्यों नहीं होते हसन? आपकी वजह से दानिश भाई, मेरी वजह से? क्योंकि आप बुनियादी तौर पे एक अच्छे इंसान नहीं नहीं शायद। आप अच्छे हैं तो इसलिए सब आपके साथ नहीं, मेरी पूरी कंपनी प्रोडक्शन टीम बहुत अच्छी है। वो महेश को मैं फ़ोन करके बहुत तंग करता हूँ, यार ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है? कहता है दानिश भाई रुको, भेज रहा हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझे इन लोगों के साथ काम करने में। ठीक हो गया। थैंक यू दानिश भाई। थैंक यू हसन, मिलते हैं इंशाल्लाह।